हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की जो आपकी 7वीं यूनिट है, स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में विकास की कार्यनीति, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवाद। तो आज हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ लें। इस चैप्टर को, इस यूनिट को 2 लेक्चर्स में मेरी तरफ से कवर किया जाएगा। तो 2 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को पूरी तरह कवर करेंगे। ये यूनिट है क्या बेसिकली, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। इस यूनिट का जो मेन नाम है वो है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवाद। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किस तरह जब भारत आज़ाद हुआ था तो किस तरह एक योजना बनाकर देश का आर्थिक विकास किया गया था। देश को पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्लानिंग कमीशन लाया गया और हमने प्लान कर अपने देश को आगे बढ़ाने का फैसला किया आज़ादी के बाद। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। आगे चलकर हम देखते हैं 1990 तक आते आते हम काफ़ी ज़्यादा, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी योजनाबद्ध तो वो थी, लेकिन हमने उसको बंद कर रखा था, जिसे हमने आगे 1990 के दशक में उसे हमने खोल दिया। मतलब हमने नए उदारवाद यानी कि उदारवाद की नीति को अपना लिया। अब नया उदारवाद क्या है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उदारवाद नया उदारवाद सेम ही है। जो भी चीज़ें हैं इसे मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ पर अब हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलेंगे कि आखिर आज़ादी के बाद क्या मनोदशा थी। क्या मतलब मनोदशा, मतलब कहने का यही है कि देश की आखिर क्या दशा थी उस समय, और फिर हमने क्यों आखिर योजनाबद्ध तरीका अपनाया था, क्या चीज़ें कैसे थी, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। अगर आप एट द एंड देखोगे पूरा तो आपको सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी, भले ही नोट्स आपको हार्ड लगें। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अंग्रेज़ों का गुलाम रहने के बाद भारत पूरी तरह बर्बाद हो गया था। हालांकि अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया था, बट भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अंग्रेज़ भारत से सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया था। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि भारत के पास सिर्फ ज़मीन थी, ईंटें अब भारत को खुद बनानी थी और उन ईंटों को खुद खड़ा करना था। मतलब अब भारत को अपना विकास करना था और भारत के लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। भारत के पास संसाधन बहुत ही ज़्यादा सीमित थे, क्योंकि उन सभी संसाधनों का उपयोग ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा चुका था। तो फ्रेंड्स, इसी के चलते भारत के आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसे के मामले में भारत को आगे बढ़ाया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जिस कारण से भारत की आज़ादी के समय भारत के आर्थिक विकास के मामले में कई सारे फैसले लिए गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारतीय लोगों के हाथों में सत्ता आई है। तब भारत के आर्थिक विकास के लिए कई सारे फैसले लिए गए। अब देखिए फ्रेंड्स, लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों ही है। मतलब सभी लोग इस बात पर एग्री थे कि देखो, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, भारत को पैसे के मामले में वृद्धि करनी चाहिए, आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। बट इसके साथ ही लोगों का ये भी मानना था कि आर्थिक समृद्धि के साथ ही आर्थिक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति को सुधारा जाए। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि एक तरफ पैसे के मामले में आप देश को आगे बढ़ा रहे हो, बट साथ में सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि गरीबी कम होनी चाहिए, जो लोग निम्न स्तर पर हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए। तो सभी इस बात पर एग्री थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों मिलना चाहिए। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार को इस मसले पर प्रमुख भूमिका निभानी थी। वैसे आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस सवाल पर मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि के ज़रूरतों के आड़े आता हो
तो ऐसे सूरत में सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित होगा या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ पाया है, आपने जो कुछ भी देखा, इनको आप नोट्स के फॉर्म में या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ये आपको अपने एग्ज़ाम में या अपने नोट्स में लिखनी है। अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अब देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास के साथ ही साथ उसे आर्थिक सामाजिक न्याय भी लोगों को देना था। जो देश था या जो सरकार थी, उसके सामने ये समस्या थी कि देश को पैसे के मामले में सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए और लोगों की गरीबी भी कम की जाए। अब कई सारे नेताओं के बीच में, कई सारे लोगों के बीच में मतभेद इस बात पर था कि आखिर ये काम होगा कैसे, किस तरीके से होगा। तो वैसे ज़्यादातर लोग तो ये चाहते थे कि सरकार को इसमें कुछ अच्छी भूमिका या प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। इस चीज़ को हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। मतलब जो सरकार है उसी की जिम्मेदारी है कि वो अब देश का आर्थिक विकास करें। तो ये यहाँ तक हमने अभी तक समझा है। तो कहा जाए तो देश का विकास करना था। अब बात करते हैं विकास के अर्थ की कि आखिर विकास का अर्थ क्या था। देखिए दोस्तों, ये बात हो रही है आज़ादी के टाइम की। तो उस समय जो विकास का अर्थ था वो ये था कि देश का आधुनिकीकरण किया जाए, वो भी किस संदर्भ में, पश्चिमी देशों को ध्यान में रखते हुए। मतलब विकास का अर्थ यही था कि पश्चिमी देशों की तरह, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह खुद को मॉडर्न बनाया जाए, आधुनिक किया जाए। वैसे हम आज भी कुछ विकास का मतलब यही देखते हैं। जब हम तुलना करते हैं कि भारत एक विकसित देश नहीं है, डेवलप कंट्री नहीं है, तो हम यही उदाहरण देते हैं कि देखो ब्रिटेन में ये चीज़ें हैं और भारत में ये नहीं है, अमेरिका में ये चीज़ें हैं और भारत में नहीं है। तो हमेशा हम पश्चिमी देशों को विकास की नज़र से देखते हैं। तो विकास का अर्थ था पश्चिमी देशों की तरह खुद के देश को आधुनिक बनाया जाए। अब उस समय विकास के दो मॉडल सामने थे। एक था पूंजीवादी मॉडल जिसका प्रमुख यूएसए था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा था समाजवादी मॉडल जिसका प्रमुख यूएसएसआर था। अब पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल वैसे आपको पता ही होगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो पूंजीवादी मॉडल में प्राइवेट सेक्टर आता है, निजी संपत्तियां आती हैं, और समाजवादी मॉडल में ज़्यादातर चीज़ें पब्लिक सेक्टर में होती हैं, सरकार के अधीन होती हैं। बट जो भारत था, भारत समाजवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित था। भारत के जो नेता थे, भारत के जो लोग थे, स्पेशली जो नेहरू थे, वो भी समाजवादी मॉडल से ज़्यादा प्रभावित थे। समाजवादी मॉडल की तरफ भारत का झुकाव अधिक था। लेकिन फिर भी दोनों ही मॉडलों में से किसी एक को ना अपनाते हुए भारत ने मिश्रित मॉडल को अपनाया, जिसमें भारत ने कुछ बातें पूंजीवादी मॉडल की शामिल कर ली और कुछ चीज़ें समाजवादी मॉडल से शामिल कर ली, और इस तरह भारत ने अपने विकास के लिए मिश्रित मॉडल को वरीयता दी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बात को लेकर बहस भी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी के आंदोलन के टाइम पर ही ये सुनिश्चित कर लिया गया था, ये बात बिल्कुल क्लियर कर ली गई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी होगी आर्थिक और सामाजिक पुनर्वितरण की, मतलब आर्थिक विकास की और सामाजिक न्याय की, गरीबी हटाने की, ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम निजी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे। तो अब सारी बातें, सारी चीज़ें अब सरकार के हाथों में थी कि देश का आर्थिक विकास अब करना है या विकास करना है देश का। तो अब किस तरह से किया जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। देखिए फ्रेंड्स, जो ये नियोजन का विकास था, जो ये प्लानिंग का जो आइडिया था, उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय पूरे विश्व में इस प्लानिंग के आइडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की जा रही थी। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्लानिंग के तहत इतनी तेज़ी से खड़ा किया था, जिससे लोग इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा
सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति यानी कि 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ ने प्लानिंग का सहारा लेते हुए नियोजन का सहारा लेते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी तेज़ी से खड़ा किया था, अपनी अर्थव्यवस्था को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया था, उससे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके अलावा 1944 में बहुत सारे उद्योगपतियों की, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनकी एक बैठक हुई थी जिसमें बॉम्बे प्लान लाया गया था। बॉम्बे प्लान 1944 के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें भारत के विकास के लिए योजना तैयार की गई थी। मतलब भारत के जो उद्योगपति थे उन्होंने भी एक योजना बनाई थी कि भारत का आर्थिक विकास आज़ादी के बाद किस तरह से किया जाए। इसको लेकर उन्होंने एक योजना बनाई थी। बड़े बड़े उद्योगपति साथ में बैठे थे। बैठक में उन्होंने कई सारे प्लान तैयार किए थे, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। चाहे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि उस समय नियोजन का जो विचार था वही सबको वही विचार सही लग रहा था। तो इस तरह नियोजन का जो विचार था उसने भारत को प्रभावित किया। भारत की सरकार नियोजन के विकास से प्रभावित हुई, जिस कारण से 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो उनके नेतृत्व में ही उनके द्वारा ही योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, ताकि नियोजन के द्वारा भारत का विकास किया जा सके। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम योजना आयोग के कार्य एवं उद्देश्यों को भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नियोजित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके निम्न कार्य थे। पहला है देश के भौतिक संसाधनों व मानव शक्ति का अनुमान लगाना एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि का पता लगाना। मतलब देश के संसाधनों, मानव शक्ति को ध्यान में रखना और उसके हिसाब से देश के संसाधन को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसका पता लगाना। इसका दूसरा कार्य ये था कि संसाधनों के संतुलित उपयोग के लिए अत्यंत प्रभावकारी कदम उठाना एवं योजना का निर्माण करना। किस तरह से संसाधनों को किस तरह से अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए योजना बनाना। इसके अलावा योजना को किन किन चरणों में लागू किया जाना चाहिए, उसका निर्धारण करना। इसके साथ ही आर्थिक बाधाओं की ओर संकेत करना। अब कुछ आर्थिक बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं इकोनॉमिक, तो उनकी ओर संकेत करना। समय समय पर योजना की चरणवार प्रगति का अवलोकन करना। ये देखना कि किस तरह से योजना सफल हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना और आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। तो ये सारे इसके कार्य थे जो मैंने बहुत ही शॉर्ट्स में बता दिए। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझ सकते हैं। तो योजना आयोग का गठन हो गया ताकि भारत को एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग भारत का विकास किया जा सके। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब है कि योजना आयोग ने डिसाइड किया कि हम भारत के लिए आगे 5 सालों की योजना बनाएंगे। मतलब 5 सालों का पूरा हम योजना बना लेंगे कि हमें 5 सालों में क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से गोल्स मतलब पूरे करने हैं। अब हम बात करते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कि आखिर क्या लक्ष्य था एक नियोजित अर्थव्यवस्था का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला लक्ष्य था आर्थिक विकास। भारतीय नियोजन का प्राथमिक लक्ष्य अर्थव्यवस्था के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जितनी जल्दी संभव हो सके विकास को प्राप्त करना था। जल्द से जल्द आर्थिक विकास करना था। निम्न प्रति व्यक्ति आय और बहुसंख्यक आबादी के निम्न जीवन स्तर वाले देश में राष्ट्रीय आय बढ़ाना हमेशा विकास योजना का प्राथमिक लक्ष्य रहा है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश रही है। देखिए दोस्तों, नियोजित अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम लक्ष्य था आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो पूरे देश का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाना, ये लक्ष्य था। इसके अलावा
दूसरा लक्ष्य था आधुनिकीकरण, यानी कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, तो ये इसका दूसरा लक्ष्य था। आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक संचालन में संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रगतिशील समकालीन अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए तीनों आर्थिक क्षेत्रों अर्थात कृषि, उद्योग और सेवाओं में आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। मतलब ये कि आधुनिकीकरण का मतलब ये था कि किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी नवाचार को लाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, रसायन उद्योग और अपने श्रमिकों को किस तरह से कुशल बनाया जाए और इन नए उद्योगों की स्थापना की जाए। तो इसके तहत आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया गया था। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उसमें इन बातों को शामिल किया जाता था। इसके अलावा एक लक्ष्य था स्वावलंबन, मतलब कि देश को आत्मनिर्भर बनाना। भारतीय आर्थिक नियोजन का तीसरा प्राथमिक लक्ष्य कम से कम 1980 के दशक तक देश को आत्मनिर्भर बनाना था। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए विदेशी सहायता और आयात पर निर्भरता को कम करना और अंततः समाप्त करना शामिल था। देखिए फ्रेंड्स, स्वावलंबन बनाने के लिए ये टारगेट रखा गया कि देखो 1980 तक हम कोशिश करेंगे, 1980 के दशक तक हम कोशिश करेंगे कि हम देश को आत्मनिर्भर बना सकें। इसके लिए ये पहला काम ये करना था कि विदेशी सहायता को, जो हम दूसरे देशों से जो आयात करते हैं, जो वस्तुएं मंगाते हैं, उसको कम करना और अंततः कोशिश करना कि हम पूरी तरह उनसे लेना ही बंद कर दें, बाहर की वस्तुएं खरीदना ही बंद कर दें। तो ये चीज़ें शामिल थी। इसके अलावा एक अन्य लक्ष्य था सामाजिक न्याय। समाज के गरीब सदस्यों को सामाजिक न्याय की गारंटी देना भी एक लक्ष्य था। जो नियोजित पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उन सभी चीज़ों में इन बातों को शामिल किया जाता था कि देश का आधुनिकीकरण करना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है और गरीब लोगों की भलाई के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भी कई सारी बातों को, नीतियों को शामिल किया जाता था पंचवर्षीय योजनाओं में। अभी हम बात करेंगे कुछ पंचवर्षीय योजनाओं की। जैसे कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा एक टारगेट होता था कि हम अपनी जीडीपी को 5.6% तक बढ़ाएंगे या 7% तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने की कोशिश रहती थी। तो ये सारी बातें जो अभी हमने लक्ष्यों की बात की, उनको पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया जाता था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी कर दिया गया। योजना को भी जारी कर दिया गया कि पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी, किन किन बातों को इस योजना में शामिल किया गया है, इसको जारी कर दिया गया एक दस्तावेज के रूप में। बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि में योजनाओं के दस्तावेजों पर व्यापक बहस छिड़ी। अब देश नया आज़ादी हुआ है और आज़ादी के टाइम पर एक विकास की योजना लाई गई, तो ऑब्वियस सी बात है, स्पष्ट है कि देश के नागरिकों के बीच इसको लेकर एक व्यापक बहस तो होगी ही। इसके अलावा 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना और 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना जारी की गई। इसके बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1960 के दशक में 1961 के बाद कई सारी समस्याएं सामने आईं, जैसे कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके अलावा भारत में कई सारे खाद्यान्न संकट, अकाल वगैरह पड़ रहे थे भारत के कई राज्यों में, जिस कारण से पंचवर्षीय योजनाओं को भारत ने कुछ समय के लिए रोक दिया ताकि कुछ ऐसी नीति बनाई जा सके ताकि जल्द से जल्द भारत उभर सके उस समस्या से। हालांकि इनकी कई आलोचनाएं भी हुई इन पंचवर्षीय योजनाओं की, बट इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। भारत में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो चुका था। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस चैप्टर की आधी से ज़्यादा बातें पूरी कर ली हैं। हमने काफ़ी हद तक चैप्टर को समझ लिया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाओं की।
तो यहाँ पर पहली जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, इसका उद्देश्य देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना था। के.एन. राज जो कि उस समय के अर्थशास्त्री थे, 2 दशकों तक इनका मानना था कि 2 दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को धीमा रखना चाहिए। मतलब ये कहना चाहते थे कि अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे तो इससे काफ़ी बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। हमें थोड़ा धीमा रखते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए थोड़ा, तो ये इनका मानना था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था, बांध और सिंचाई में काफ़ी निवेश किया गया था। योजनाकारों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना को 1956 से लेकर 1961 तक के लिए लागू किया गया था। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर काफ़ी जोर दिया गया था। इसके जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे वो थे P.C. महालनोबिस। इनके द्वारा काफ़ी इसमें चीज़ों को शामिल किया गया था। पहली योजना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसका मूल मंत्र था धीरज मतलब धैर्य। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। देखिए फ्रेंड्स, जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मूल मंत्र था कि वो धीमी गति से देश को तरक्की पर ले जाना चाहती थी, क्योंकि जो अर्थशास्त्री थे पहले के, उन्होंने कहा था कि अगर हम तेज़ी से विकास करते हैं तो हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में धीरज रखा गया था, मतलब जो अर्थव्यवस्था की गति थी उसको धीमा रखा गया था। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की कोशिश की गई थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिला। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं भी थी कि अब भारत को एक औद्योगिक कंट्री बनाया जा रहा था, मतलब इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही थी, जैसे कि प्रौद्योगिकी पिछड़ापन। अब भारत को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही थी, बट प्रौद्योगिकी के हिसाब से भारत बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था। अब गुलामी में रहते हुए भारत में कोई आविष्कार नहीं हो रहे थे, कोई टेक्नोलॉजी में भारत ने कोई तरक्की नहीं की थी, जिस कारण से प्रौद्योगिकी के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर भी रहना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत में एक आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी, एक बेस तैयार हो चुका था। तो अब अगर हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की या आगे की जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं, उन पर हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें अपना एक जो भी हमने चीज़ें पढ़ी वो सारी की सारी हमें बतानी है, और हमारे आंसर के हिसाब से इतनी चीज़ें इनफ होंगी। तो और ज़्यादा पंचवर्षीय योजनाओं को हम ऐड नहीं कर सकते। हालांकि आप अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनफ है। तो हालांकि भारत में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भी कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, बट आगे चलकर देखा गया कि भारत में लाइसेंस राज होने के कारण बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार सामने आया। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनती थी या जितने भी विकास के कार्यक्रम सरकार के द्वारा किए जाते थे, उसमें सरकार हस्तक्षेप बहुत करती थी। अब सरकार जितने भी उद्योग वगैरह होते थे ज़्यादातर वो सरकार के हाथ में होते थे। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का भी उद्योग था भारत में, तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को वो इंडस्ट्री लगानी है या खोलनी है तो उसके लिए उस व्यक्ति को लाइसेंस लेने के लिए भटकना पड़ता था। कभी इस सरकारी दफ्तर में वो लाइसेंस के लिए अपील कर रहा है, कभी वहाँ उसकी फ़ाइल अटकी पड़ी है। तो लाइसेंस राज था, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी मिला। तो इन सभी कारण के कारण भारत में असंतुलित विकास हुआ।
जिसके कारण भारत में आर्थिक संकट देखने को मिला। अब भारत की जो सरकार थी उसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी आमदनी कम हो गई। तो इस कारण से एक आर्थिक संकट भारत में देखने को मिला। इसके अलावा 1990 के दशक की हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पर एक राजनीतिक अस्थिरता भी थी। राजनीतिक अस्थिरता मतलब कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी, जो केंद्रीय सरकार थी, उसमें बार बार फेरबदल हो रहा था। कभी इस पार्टी की सरकार बन रही है, कभी कॉलिशन गवर्नमेंट बन रही है, गठबंधन की सरकार। तो काफ़ी अस्थिरता भी थी, जिस कारण से भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी भी रखना पड़ा था। तो एक तरफ हमने देखा कि भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वैसे 1990 के दशक में ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के अन्य देशों में भी आर्थिक असंतुलन देखने को मिल रहा था, आर्थिक संकट देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है और सोवियत संघ के विघटन हो जाता है, जिसने समाजवादी विचारधारा को हतोत्साहित किया और पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। मतलब 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जिससे कि पूंजीवाद की विचारधारा होती है उसको बहुत ज़्यादा बल मिलता है। इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि समाजवादी विचारधारा से आप अपने देश को चला नहीं सकते, आप तरक्की पर नहीं बढ़ा सकते हैं। तो भारत में तो कई सारी वैसे भी समस्याएं चल रही थी। इसके अलावा शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था, सोवियत संघ का विघटन भी हो चुका था। तो इन सभी रीज़न के कारण भारत में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। अब भारत ने नई आर्थिक नीति को अपना लिया और नई आर्थिक नीति के कारण भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया और इसी के चलते भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशों के लिए खोल दिया या मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद भी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं समय समय पर सरकारों के द्वारा बनाई जाती रही, बट फिर भी आगे चल के 2014 में जो एनडीए की गवर्नमेंट आई उसने योजना आयोग को डिसॉल्व कर दिया, यानी कि योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जिसे हिंदी में हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कहते हैं, जिसका एक अहम रोल है, भारत के विकास में एक अहम रोल है। क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया है, यानी कि अब योजना आयोग नहीं रहा है, इस कारण से अब कोई पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनाई जाती, कोई भी 5 ईयर प्लान बनाया नहीं जाता है। अगर हम बात करें कि कितने 5 ईयर प्लान अभी तक बनाए गए हैं तो 2013 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 2013 तक या 14 तक, बट हाँ अभी तक केवल 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही बनाई गई हैं और अब ये योजनाएं बनाई नहीं जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से नियोजित विकास की प्रक्रिया के तहत भारत का विकास हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम उदारीकरण को, यानी कि नई आर्थिक नीति वगैरह को काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।